हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं सब बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं रेट, लॉ, एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। सबसे पहले हम रेट लॉ को समझेंगे बच्चों। और रेट लॉ हमको बताता है कि कितनी तेज रिएक्शन होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। उसमें एक फैक्टर भी आता है जिसको के बोलते हैं बच्चों, जिसको आप रेट कांस्टेंट बोलते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हो। तो ये सब उसके नाम हैं जो के आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम रेट लॉ और के को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि के असल में होता क्या है। लेकिन उससे पहले बच्चों हमें एक 11th की चीज भी डिस्कस करनी पड़ेगी। वो 11th की चीज है बच्चों लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन थोड़ा बहुत इसमें समझा के रखते हैं। लॉज ऑफ मास एक्शन से ही हम इसको फिर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ मास एक्शन। तो इसको ना पढ़ाते हुए मैं एक और हेडिंग डालता हूं। सबसे पहले ओल्ड तरीका, ओल्ड वर्जन, ठीक है, रेट लॉ को पढ़ने का ओल्ड तरीका। ठीक है, क्या है ओल्ड तरीका? ओल्ड तरीका है लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन में बच्चों रिएक्शन की स्पीड के बारे में, रिएक्शन की रेट के बारे में बताता है। और रेट लॉ भी रिएक्शन की रेट के बारे में बताता है। बस थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। और वही फर्क पेपर में भी पूछा जाता है कि लॉज ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या फर्क है। तो जो मैं लॉज ऑफ मास एक्शन आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब थ्योरेटिकल बनाया गया है। 10-15 चीजों में एक सिमिलर चीज देख ली कि हाँ उसमें तो वो भी हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, सब में सेम चीज हो रही है, तो उसको एक लॉ बना देते हैं, लॉज ऑफ मास एक्शन कह दिया। लेकिन रेट लॉ क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है कि बार बार सेम चीज हो। जरूरी क्या है? जरूरी नहीं है बार बार सेम चीज हो। तो वहां पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है और लॉज ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो अलग की भी बात करेंगे कि किस तरीके से अलग होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल लॉज ऑफ मास सेक्शन को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल समझो बच्चों। पहला जो एग्जांपल है वो ये है, पहला जो एग्जांपल है कि भैया रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट को लॉज ऑफ मास सेक्शन ने किस तरीके से दिखाया? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन रेट, जो भी रिएक्शन का रेट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कितना भी होगा, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना रेट क्या होगा? बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ये समझाता है हमें लॉज ऑफ मास एक्शन। चलो भाई इतनी बात हमको समझ में आ गई कि हाँ लॉज ऑफ मास एक्शन ये समझाता है, पर ठीक तरीके से समझ में नहीं आई कि असल में रिएक्टेंट 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए तो क्या होगा। तो उसने 2 के लिए भी बताया। 2 के लिए क्या बताया सर इसने? तो दूसरा एग्जांपल जरा ध्यान से समझिएगा। A प्लस बी और बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मतलब नहीं है क्योंकि लॉज ऑफ मास एक्शन हमें रिएक्टेंट से मतलब करवाता है। तो इसमें भी अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन कर दूं, लॉज ऑफ मास एक्शन कर दूं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ए भी है, ठीक है, और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ बी भी है। तो हमें बच्चों यहां से लॉज ऑफ मास एक्शन से एक और बात समझ में आती है कि अकेला रिएक्टेंट है तो हाँ भाई अकेला रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट 2 हो गए तो 2 रिएक्टेंट का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट। तो अगर आपको रेट निकालना है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, तो आपको रिएक्टेंट का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट। चलो बात ये भी सही है, बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बात ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर बैलेंसिंग के लिए आगे कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिए, उनका क्या होगा? आगे कोई भी नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 10 आ सकता है, तब क्या करोगे आप? तो उसके लिए उसने तीसरा एग्जाम्पल दिया। उसके लिए उसने बोला कि भैया तीसरा एग्जाम्पल लो आप। क्या लो तीसरे एग्जाम्पल में? उसने बोला कि यहाँ पे 2a ले लो और यहाँ पे 3b ले लो और प्रोसीड करा दो रिएक्शन, प्रोसीड करा दो प्रोडक्ट की तरफ। तो उन्होंने बोला कि रेट को फिर हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो इसमें फर्क है कि जो बच्चों स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप देख रहे हो, जो आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहे हो, जैसे a के आगे 2 नंबर है वो उसकी पावर में आ जाएगा, b के आगे 3 नंबर है तो b की उसकी पावर में आ जाएगा। तो ये है जी लॉज ऑफ मास एक्शन।
अब पावर में कैसे आता है तो वो मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि रटने वाली बात नहीं है कुछ, केमिस्ट्री भी समझने वाली बात होती है। बहुत ही गलत फहमी वाली बात होती है कि केमिस्ट्री को रट लो, पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री इज द वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो जरा इसका रीजन सुन लेते हैं कि स्क्वायरिंग का रीजन क्या है। मालूम होना चाहिए आपको, वैसे पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, पर मैं बताता हूं कि स्क्वायर कैसे हुआ है, इसकी पावर 3 कैसे आती है, तो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बताने वाला हूं बच्चों, एक्स्ट्रा में। तो अगर एक्स्ट्रा में आप नॉलेज लेना चाहते हो तो एक्स्ट्रा में आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को ले लेते हैं एक्स्ट्रा में कि 2a + 3b जब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए कि कितने a हैं। 2a हैं, मतलब a कितने हैं, 2 हैं। तो यहां पे मेरे पास a + a हो गया, और मेरे पास b कितने हैं बच्चों, मेरे पास b 3 है, तो यहाँ पे b + b हो गया, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल बन गया। तो लॉज ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के कंसंट्रेशन के। अब बताओ a है कितने, 2 है a, तो मैं एक बार और लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और एक और बार a लिख देता हूं क्योंकि 2 है तो 2 लिख दिया, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आ रहा है आपको समझ में कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब यहाँ पे 2a है मैंने 2a लिख दिया, जब यहाँ पे 3b है मैंने 3b लिख दिया यहाँ पर। तो जब 2a है तो 2 बार कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा मुझे। अब जब मेरे पास 3b है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ b। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ b ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से आपके 5 इक्वेशन बन गई है बच्चों, 3b हो गए और 2 आपके क्या हो गए, a हो गए। तो अगर मैं इन सारी की सारी इक्वेशंस को मिला दूं तो सारी की सारी इक्वेशंस को मिला के क्या बनने वाला है, तो जरा सुनिए क्या बनेगा। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, जो भी है अबव इक्वेशन है, इनको कंपेयर अगर कर दें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ B, 3 बार B आ गया। अब बताओ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कि प्लस माइनस में, देखकर बताओ। ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। हमें भी देखना पड़ता है कि कहीं बोर्ड से बाहर ना चले जाए। तो दिख रहा है बिल्कुल, 2 बार A लिख दिया, 3 बार B लिख दिया। तो बताओ a और a की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और कितनी पावर आ जाएगी, 2 पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2, और यहाँ पे b की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम रेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ओके बच्चों, तो आ गया आपको समझ में, तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से पावर आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉज ऑफ मास एक्शन को समझते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या बनेगी। तो मेन मुद्दा यहाँ पे था कि कोई रिएक्शन ऐसे हो सकती है, तो हाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हाँ जी लो 2 हो गए। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसमें उसके आगे नंबर्स भी आ सकते हैं बच्चों, जैसे आगे नंबर आ रखे हैं, हाँ जी आ सकते हैं, वो पावर में चले जाएंगे। तो क्या बनी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनिए। रेट इज डिफाइंड एज, या इट स्टेट डेट बोल दो, या क्या बोल दो, इट स्टेट डेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट स्टेट डेट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो दोबारा सुनो, ये लॉ है, तो लॉ के लिए आपको एक बोलना पड़ेगा, इट स्टेट डेट, क्या बोलना पड़ेगा, इट स्टेट डेट बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करो यहां से डेफिनेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी बोल सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हो रहा है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट हो रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। ठीक है, पावर को क्या बोलेंगे, रेस टू द पावर ऑफ, इन आगे के नंबर को क्या बोलते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हो बच्चों, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो क्या बोलोगे, रेस टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो मैंने आपको सिखा दिया डेफिनेशन कैसे लिखनी है, कैसे लिखनी है। इट स्टेट दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेस टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों इसकी।
तो क्या है डेफिनेशन? इट स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of concentration of reactant raised to the power of stoichiometric coefficient raised to the power of stoichiometric coefficient। तो इस तरीके से बच्चों आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप नोट कर लो, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा करो और जल्दी फटाफट नोट कर लो। उसके बाद फिर अगर आप इतना बातें समझ चुके हो तो अब आपके लिए रेट लॉ पढ़ना बच्चों बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम प्रोसीड करते हैं रेट लॉ पर। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद रेट लॉ करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद रेट लॉ करते हैं। ओके जी, बढ़िया रेट लॉ पर। चलो ठीक है, रेट लॉ करते हैं बच्चों। तो बच्चों रेट लॉ क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोला जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे मैं अब आपको कराने वाला हूं, वो ओल्ड वर्जन था, अब ये आ गया न्यू वर्जन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। न्यू वर्जन क्या आ गया आपका? रेट लॉ। न्यू वर्जन क्या आ गया आपका? रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बोलता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, रेट लॉ क्या बोलता है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार और बताता हूं कि यहाँ पे अगर कोई भी आपकी पावर हो गई, जैसे यहाँ पे a की पावर a, ठीक है, सॉरी आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोटा a हो गया, यहाँ पे छोटा b है इस तरीके से, यहाँ पे छोटा c है इस तरीके से, और ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। ये मेरा क्या बन रहा है बच्चों? प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट के आगे के जो ये है ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं लॉज ऑफ मास एक्शन लगाऊं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, जो कि अभी सिखाया मैंने आपको, लॉज ऑफ मास एक्शन अभी सिखाया, जस्ट अभी सिखाया आपको कि लॉज ऑफ मास एक्शन में क्या करना है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, जितने भी रिएक्टेंट है मेरे पास यहाँ पर, और उनके जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो पावर में आ जाएंगे। ये पावर ए आ गई, ये पावर बी आ गई, और ये पावर कितनी आ गई? सी आ गई, ठीक है। लेकिन बच्चों जो ये वाला केस है आपका, तो ये है बच्चों आपका थ्योरेटिकल केस। थ्योरेटिकली ये जो बताया जाता है, ये थ्योरेटिकली बताया जाता है कि हाँ जी ऐसे होगा, आगे नंबर होंगे, आप नंबर लगा देना। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर मैं रेट लॉ के हिसाब से बोलूं, तो रेट लॉ के हिसाब से अगर मैं यहां पे करूं, रेट लॉ के हिसाब से a की पावर ये, और ये b का पावर b, और ये ऐसे c लिख दिया, और यहाँ पे हमारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोलती है? रेट लॉ बोलती है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, रेज टू द पावर ऑफ सम कांस्टेंट नंबर, वो बोलते हैं ये नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि आगे के यही नंबर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जाएंगे। और बच्चों ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है। क्या प्रूव है? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये कि हाँ भैया ऐसा होता है कि किसी रिएक्शन में आगे के नंबर सेम नहीं होते हैं। तो 95 या 90% रिएक्शन में तो लॉज ऑफ मास एक्शन वैलिड हो जाता है, लेकिन जो 10% जो आपकी ये रिएक्शंस है वहां पे लॉज ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं हो पाता है। वहां पे आगे के नंबर आप पावर में नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? आगे के नंबर नहीं लगा सकते हो। तो ये बोलता है आगे के नंबर लग भी सकते हैं या तो आगे के नंबर नहीं भी लग सकते हैं। ठीक है, आगे के नंबर पावर में आ भी सकते हैं और आगे के नंबर पावर में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने का ये काम करता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हो भी सकता है कि आ जाए या हो भी सकता है नहीं आ पाए। तो यहाँ पे मैं ए बी सी ना लेकर पावर ले रहा हूं P Q R।
पावर ले रहा हूं PQR, कुछ अलग ही नंबर, क्योंकि वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है कि पावर में आ जाए और नहीं भी। और बच्चों ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ये वाली बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल ये बोल देता है हर रिएक्शन के लिए ऐसे होगा, पर बच्चों नहीं, हर रिएक्शन के लिए लॉज ऑफ मास एक्शन नहीं लगेगा, हर रिएक्शन के लिए लॉज ऑफ मास एक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। पर हर रिएक्शन के लिए रेट लॉ जरूर लग सकता है। रेट लॉ पहले चेक करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंटली पहले फाइंड आउट कर लेगा कि हाँ वही नंबर है कि अलग नंबर है, वही नंबर है मुबारक हो ABC लगा देंगे। लेकिन अगर अलग नंबर हुआ तो ABC नहीं लगाएंगे, फिर ये छोटा ABC नहीं लगाएंगे, आगे जो भी नंबर होगा ये नहीं लगेगा, फिर जो फिर एक्सपेरिमेंटली निकलेगा वही पावर में आएगा, फिर जो फिर एक्सपेरिमेंटली निकलेगा वही पावर में आएगा। तो क्लियर हो गई आपको यहाँ पे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे? डेफिनेशन बच्चों इसकी बनेगी इट स्टेट दैट, ये भी वही बोलता है बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना दिया बच्चों मैंने ऐसे। इट स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants to the product of concentration of reactant। ओके बच्चों, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है इस तरीके से, तो यही बता रहा था मैं आपको, और मैंने यहां तक डेफिनेशन अपनी प्रोसीड करी है। इट स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ हो भी सकता है नहीं भी, तो इसलिए रेज्ड टू द पावर ऑफ सम कांस्टेंट नंबर whose value may or may not be equal to the stoichiometric कोफिशिएंट। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? एंड देयर वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, एंड देयर वैल्यूज इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको ये टॉपिक? डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट दैट rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power of some constant number, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, raised to the power of some constant number whose value may or may not be equal to the stoichiometric coefficient and it can be determined by experimentally। ये determine experimentally करा जाता है। कैसे करा जाता है? determine experimentally। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई? ये वाली बात भी क्लियर हो गई बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहां तक तो रिलेशन बढ़ गया, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ का यहां तक तो रिलेशन हो गया, पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बच्चों हटाना पड़ेगा ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करें? तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू आ गया प्रोपोर्शनल की जगह पे, तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट के लिए बच्चों यहां पे के आएगा। क्या आएगा? के। और यहां पे कंसंट्रेशन P, यहां पे कंसंट्रेशन Q और यहां पे कंसंट्रेशन R आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर के बारे में मैं बताऊं आपको, मैंने बोला था के आने वाला है बस। तो के जो है वो क्या है? तो के जो है बच्चों वो रेट कांस्टेंट है। के जो है बच्चों वो है रेट कांस्टेंट, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे इसे, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या तो स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट बोलते हैं, या तो स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट बोला जाता है इसे। तो बच्चों हम तीनों नाम बोले करेंगे इसका। जब तक हमें अच्छे तरीके से लर्न ना हो जाए तो तब तक आपको तीनों नाम बोलने हैं। रेट कांस्टेंट भी बोलना है, ज्यादातर तो वैसे रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं, पर अभी आपको तीनों नाम बोलना है। रेट कांस्टेंट भी बोलना है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलना है, और स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट भी बोलना है। इतना ध्यान रखना, ठीक है।
तो इस तरीके से बच्चों हम रेट लॉ को पढ़ते हैं। तो पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन अगर आपको यहां से लिखना है तो यहां से लिख लेना रिएक्शन, और यहां से आप थ्योरी लिख लेना, ठीक है। और बाकी अब जो मैं करवाने वाला हूं आपको वो कराऊंगा रेट लॉ की डेफिनेशन, मतलब रेट लॉ के कांस्टेंट की डेफिनेशन में आपको कराने वाला हूं। के बच्चों डेफिनेशन करते हैं और फिर के बारे में आगे प्रोसीड करेंगे, आगे के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो, उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इसको फटाफट लिख लो। ओके, चलिए तो प्रोसीड करते हैं डेफिनेशन ऑफ के पर, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो यार और क्वेश्चन लिखते रहो जैसे ही आपको पता चल रहा है कि कुछ क्वेश्चन लिखना है। तो जैसे आपको अब क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज रेट कांस्टेंट, और बोलो रेट ऑफ कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेट ऑफ कांस्टेंट का बच्चों दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तीसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट, ठीक है। तो अब हम बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसी में ही। डिफाइन रेट कांस्टेंट। आदत डालो अभी से ही कि इसके तीनों नाम लिख लो और आगे जाके भी तीनों नाम लिखो ताकि ये प्रॉपर लर्न हो जाए, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। रेट कांस्टेंट बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट बोलेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट बोलेंगे, या तो रेट भी बोल सकते हो। स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट या तो रेट बोल लो, ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है बच्चों। तो चलो डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने का बच्चों बहुत आसान तरीका है। डिफाइन करने का तरीका यह है कि हम एक रिलेशन लिखेंगे, रिएक्शन लेंगे, उसका रिलेशन लिखेंगे और के का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। और के का फॉर्मूला जब बन जाएगा तो डिनोमिनेटर को 1 मान लेना। कितना मान लेना? 1। आपकी डेफिनेशन रेडी हो जाएगी। तो देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन बच्चों में ले लेता हूं। तो रिएक्शन मैंने यहाँ पे क्या ली? ए ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया, और यहाँ पे सी ले लिया, और कुछ क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे रेट लिखा जाएगा बच्चों इसका बताओ? रेट लिखने का तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, और यहाँ पे कांस्टेंट के जगह पर क्या आने वाला है? के आने वाला है बच्चों। तो ए की पावर ए की पावर ए बी सी। ये तो लॉज ऑफ मास सेक्शन लग गया, ठीक है। तो जल्दबाजी में काम कभी खराब हो जाए तो एकदम से रुक जाइए। हाँ जरा सुनिए, ए बी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेट लॉ तो यही बोलता है ना कि आगे के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली आ गया तो लगा दो, एक्सपेरिमेंटली नहीं आया तो कुछ अलग लगाने पड़ेंगे। तो अभी मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है, तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर लूंगा बच्चों। क्या लूंगा? पी क्यू आर। तो पी क्यू आर लगाओ आप। तो यहाँ पे भी पी, और यहाँ पे आपका क्यू लग जाएगा, यहाँ पे आपका क्यू लग जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। लगा दिया। अब के जो है बच्चों, के का फॉर्मूला कैसे बनेगा? इस पूरे हिस्से को डिवाइड होने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रेट इज डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर आर। और मैंने बोला था डिनोमिनेटर को डेफिनेशन बनाने के लिए डिनोमिनेटर को हमेशा क्या मान लो? 1, यानी कि यूनिटी मान लो। क्या मान लो? यूनिटी। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर आर, अगर मैं उसको 1 मान लू यानी कि यूनिटी मान लो बच्चों। क्या मान लो? यूनिटी। तो बताओ के किसके बराबर आ गया? रेट के बराबर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ गया। तो चलो डिफाइन करते हैं। डिफाइन करना बहुत आसान है। यहां से डिफाइन करते हैं, या तो आप रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बोलो या रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिफाइंड एज लेके चल देते हैं। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट मतलब रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन when the concentration of product taken as unity, तो बच्चों ये इस तरीके से इसको डिफाइन करने का तरीका होता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करना है? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी भी बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको इतना?
ठीक है, तो देखो ऐसे हम लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। तो ये बन गई बच्चों इसकी डेफिनेशन, टेकन एज यूनिटी। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन if molar concentration of each reactant is taken as unity, if molar concentration of each reactant is taken as unity। तो बच्चों आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसके कैरेक्टर पढ़ते हैं बच्चों, कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो के मैंने आपको समझा दिया कि के कैसे डिफाइन करना है, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट में के की जगह क्या होती है, रेट कांस्टेंट मतलब के ही होता है, पर रेट ऑफ रिएक्शन में के की जगह क्या होती है, ठीक है। तो वो मैंने आपको होल समझा दिया कि किस तरीके से करना है आपको। अब आ जाते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि के क्या क्या देता है, एक्चुअली में हमको सिग्निफाइन क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो सारी चीजें सीखते हैं बच्चों। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हो गया कि के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। भाई कैसे, बताओ जरा, इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ करना बच्चों बहुत आसान है। यहां पे लेट मान लेता हूं मैं कि आर से क्या बन रहा है, पी, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है, बात इतनी क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर और उसकी पावर कुछ भी मान लो, कुछ भी पावर, तो पी मान लो पावर। अब कोई ये मत बोलना प्रोडक्ट को यहां पे लिख दिया, मैं पी मान के कर रहा हूं उसकी पावर, ठीक है। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो कोई भी आप पावर मान लो, तो रेट इज इक्वल टू के और आर की पावर जो ये पी है वो इस तरीके से हो गया। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है कि ये जो कंसंट्रेशन है मोलर कंसंट्रेशन, तो इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर ये, इसको 1 मान लो, यानी कि यूनिटी मान लो, घर में यूनिटी। तो यूनिटी मानने में बच्चों रेट किसके बराबर आ जाएगा, रेट आपका के बराबर आ गया, रेट आपका किसके बराबर आ गया, के। इसका मतलब के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये रिलेशन लिखा जाता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को मेजर करता है, मेजर करने का काम करता है, नापने का काम करता है कि रिएक्शन जल्दी हो रही है, कि रिएक्शन लेट में हो रही है, कि रिएक्शन को कितना समय लगेगा, ये सब नापने का काम करता है। तो रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ, रेट कांस्टेंट मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो ये काम हो गया। ऊपर से आप इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के ये लिख सकते हो, बड़ा चढ़ा के थोड़ा ये लिख सकते हो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो आप बोलोगे फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से बच्चा आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब के जो है, रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है कि ज्यादा होगी कि कम होगी, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हो गया के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन फास्टर होगी, के की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन स्लोवर होगी, रिएक्शन स्लोवर हो जाएगी। तो यहां से बच्चों 1 मार्क्स से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टर ये है जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगी, जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगी और 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, 25 है बस, 25 डिग्री, तो क्या होगा, 25 डिग्री पर के की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है। टेम्परेचर चेंज होगा तो के की वैल्यू भी चेंज होगी,
टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसका मतलब किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे आपने कोई रिएक्शन आप फिक्स टेम्परेचर पे करा रहे हो और जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो तो के की वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी, वो 25 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ही रहने वाली है और पूरी रिएक्शन प्रोसीड भी हो जाएगी। तो ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू, ईच रिएक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू होगी, ठीक है, और ऑफ द रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हर एक रिएक्शन की एक अपनी वैल्यू होगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वहां पे रेट कांस्टेंट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। के की वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज होगा, तब क्या होगा? तो जरा ये वाला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 100 बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस हो रहा है, तो के बदलेगा, और अगर के बदलेगा तो वैल्यू भी रिएक्शंस की बदलती रहेगी, डिफरेंट मिलेगी। यहां पे फिक्स वैल्यू मिलेगी। अगर टेम्परेचर सेम रखा है तो के की वैल्यू कांस्टेंट, और अगर के की वैल्यू कांस्टेंट रखी है तो रेट भी आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। रेट भी आपको क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट। भाई अगर के को कांस्टेंट कर दोगे, ये के कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेट की वैल्यू भी क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। के कांस्टेंट हो गया तो रेट भी कांस्टेंट हो गया। आ रहा है ना समझ में आपको? टेम्परेचर सेम, के की वैल्यू कांस्टेंट, के की वैल्यू कांस्टेंट तो रेट भी कांस्टेंट। इसका मतलब रिएक्शन एक ही रेट से आगे बढ़ेगी, ठीक है। 5 मिनट में हो रही है तो 5 मिनट में ही होगी, 10 मिनट में हो रही है तो 10 मिनट में ही होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटेगा बढ़ेगा तो के की वैल्यू में चेंज आएगा, के की वैल्यू में चेंज आएगा तो रेट में क्या आएगा? चेंज आएगा। इसका मतलब रेट में फिर कभी रेट ज्यादा होगा तो कभी रेट कम होगा, कभी रेट ज्यादा होगा तो कभी रेट क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है बच्चों। टेम्परेचर कांस्टेंट तो के भी कांस्टेंट, ठीक है, और रेट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी रेट की। लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से के की वैल्यू में चेंज आएगा, और के की वैल्यू में चेंज आएगा तो रिएक्शन के रेट में चेंज आ जाएगा, रिएक्शन के रेट में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो क्लियर हो गई आपको? क्लियर हो गई यहां से बात? क्लियर? अच्छे से क्लियर, बढ़िया, ओके। आ जाओ बच्चों चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट समझाता हूं आपको, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है भाई, बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बढ़ो, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ आर, इसकी पावर होगी कुछ पी मान लेता हूं, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ आर, उसकी पावर पी मान ली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं के जो है क्या वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्या बच्चों? जरा जवाब देना मुझको अभी। क्या के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जवाब दीजिए, जवाब जवाब जवाब, ठीक है। क्या के कंसेंट्रेशन में डिपेंड करेगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल करेगा, और हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेगा। हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेगा, आप बोलोगे दिख तो रहा है सर इनवर्सली है, के इनवर्सली है कंसेंट्रेशन के, कंसेंट्रेशन कम करोगे ये बढ़ जाएगा, कंसेंट्रेशन ज्यादा करोगे ये कम हो जाएगा, दिख तो रहा है आपको सामने। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनो बात को। ध्यान से क्या सुननी है बात? ध्यान से ये सुननी है बात कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूल तभी लग सकता है जब ऊपर का न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट हो। पकड़ में आई बात? इनवर्स स्क्वायर रूल वो भी छोड़ो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी लग सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी लग सकता है जब आपका जो न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर वो आपका कांस्टेंट हो। पर बच्चों ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, पहले आपने पढ़ चुके हो। आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। कंसंट्रेशन के साथ रेट बढ़ता है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। मतलब ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल नहीं लगेगा। तो जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है, इतना ध्यान रखना। दिखने में तो क्या लग रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर ऑब्जर्व जब करा गया और कंक्लूजन जब निकाला गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखने में इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? कांस्टेंट नहीं है। न्यूमरेटर क्या है? कांस्टेंट नहीं है। इनवर्सली तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर कांस्टेंट हो।
क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि भैया यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, पहले पिछली वीडियो में पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ आर बढ़ा हो तो रेट बढ़ेगा। अब रेट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए नहीं लगेगा। तो क्लियर हो गया आपको? तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? के की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने आर को कंसंट्रेशन मैंने 2 ले लिया तो रेट 4 बढ़ गया। ऐसे ही बढ़ता है बच्चों, डबल बढ़ता है। ठीक है, एक बार और ले लेते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं कंसंट्रेशन को 4 ले लेता हूं तो रेट बढ़ गया 8। काट के देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप बताओ के की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। देखो भाई, मैंने कंसंट्रेशन को 2 ले लिया, रेट 4 गुना बढ़ गया। मैंने कंसंट्रेशन को 4 ले लिया, रेट 8 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 काट दिया। तो के की वैल्यू 2 आ रही है, के की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या कंसंट्रेशन को घटाओ, के की वैल्यू पे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है। के की वैल्यू पे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है और कंसंट्रेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आप कंसंट्रेशन को कुछ भी कर लो, खत्म कर दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, कुछ भी कर दो, के पे डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन। के की वैल्यू पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। और यही एक मेन पॉइंट है इसके कैरेक्टर का, जो बच्चे लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और लिख देते हैं चलो इसे, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट does not depend the concentration of reactant, the concentration of reactant। क्या बात आ गई आपको समझ में? क्या बात आ गई? ठीक है, तो ये बच्चों इसके कैरेक्टर हो गए। और कैरेक्टर में 5वां कैरेक्टर में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 5वां कैरेक्टर बच्चों, 5th कैरेक्टर क्या है? 5th कैरेक्टर बहुत आसान है कि जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, इसकी यूनिट भी होती है, तो जो इसकी यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि के की जो वैल्यू, के की जो यूनिट होती है, इज डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अगला क्या पढ़ाने वाला हूं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं बच्चों। ठीक है, और वहीं से ही फिर हम इसकी यूनिट निकालना सीखेंगे, तो वो करेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे। पर एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल करा देता हूं। पहला कैरेक्टर बच्चों क्या है कि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू घटेगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? घटेगा। और ये मैंने प्रूफ करके आपको यहां पे बताया। दूसरी बात, जब आप फिक्स टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हो, जब आप फिक्स टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हो तो उसका के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और के कांस्टेंट का मतलब रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब रेट की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। रेट की वैल्यू क्या रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। लेकिन अगर यहां पे बात करें कि अगर टेम्परेचर आप चेंज कराओगे तो के की वैल्यू चेंज होगी, मतलब टेम्परेचर वेरी है। इसका मतलब आप एक कैरेक्टर और लिख सकते हो, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, के की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी आप बोल सकते हो। तो 25 से 100 डिग्री सेल्सियस जाने पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके वजह से के की वैल्यू चेंज होगी। अब के की वैल्यू चेंज होगी तो भैया के की वैल्यू चेंज होगी तो रेट भी तो चेंज होगा। इसका मतलब रेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब आपको ईच रिएक्शन में कभी रेट ज्यादा मिलेगा, कभी रेट कम मिलेगा। आ रहा है ना समझ में? ये वाला क्या है? ये वाला पॉइंट है बच्चों कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है, और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पूरा आ सकता है या तो इसमें से कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो आप रेडी रहिएगा। तो मैंने होल ये आपको कंप्लीट करा दिया है, और इसमें से कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे करते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन करिए। ओके, चलिए, तो ये हो चुका है नोट डाउन। और अपना एक अगला क्वेश्चन बच्चों हम प्रोसीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पेपर में बच्चों बहुत बार आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको अच्छे से करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो देखो कैसे करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल दोबारा से रिएक्शन लिख लो। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहां पे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो रेट लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या बोलता है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और उनकी पावर होगी पी क्यू आर। भाई पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटली है बच्चों। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली है। तो अब ऑर्डर देखते हैं बच्चों कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर कुछ नहीं होता, ये जो पावर होती है इसी को बच्चों ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं ए की बात करूं तो कितनी है पावर इसकी, पी। ऐसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं बच्चों एन से दिखा देता हूं। विद रिस्पेक्ट टू बी कितना मिलेगा, क्यू। वैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी कितना मिलेगा, आर मिलेगा बच्चों, पी क्यू आर। तो अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर काउंट करना है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको करना है तो P प्लस क्यू प्लस आर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो डेफिनेशन सामने है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स टू विच concentration terms are raised in the rate law expression, in which to which concentration terms are raised in a rate law expression। तो इस तरीके से बच्चों हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे। क्या है डेफिनेशन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम होता है, किसका सम होता है, पावर का सम होता है। कौन सी पावर का सम होता है, वो पावर जो कंसंट्रेशन के ऊपर लिखी जाती है, वो पावर जो कंसंट्रेशन के ऊपर लिखी जाती है। भाई किसका कंसंट्रेशन, रेट लॉ का कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, रेट लॉ का। तो आपको आ गई होगी समझ में डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर, इज द सम ऑफ पावर टू विच concentration, to which concentration terms are raised in rate law expression, in rate law expression। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी ये बात। तो बच्चों अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो यूनिट्स है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे नोट करके जरा ऑर्डर लिख लेते हैं कि ऑर्डर कितने कितने होते हैं बच्चों। तो कैसे कैसे ऑर्डर होते हैं मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे ऑर्डर होते हैं। तो यहां पे हो गया ऑर्डर, और यहां पर नेम ऑफ रिएक्शन कर लेते हैं, नेम ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कर लेते हैं और नेम ऑफ रिएक्शन कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे बच्चों ऑर्डर आपका जीरो भी निकल के आएगा, जब अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑर्डर जीरो भी निकल के आएगा। तो यहां पे इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ऑर्डर वन भी निकल के आ सकता है, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ऑर्डर आपका टू भी निकल के आ सकता है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ऑर्डर आपका थ्री भी निकल के आ सकता है, तो बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है बच्चों, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो कोई भी नंबर आ सकता है फ्रैक्शनल में, तो मैं P बाई क्यू ले लेता हूं इस तरीके से। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया आपको। तो ये कुछ ऑर्डर होते हैं जो बच्चों हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले मैं K की यूनिट पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद K की यूनिट पढ़ाने के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और मॉलिक्यूलरिटी भी करेंगे बच्चों। तो ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते रहो। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।
जिसमें आपको मैं के की यूनिट पढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ाऊंगा और उसके बाद आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।